हेलो एवरीवन। तो हम देखने वाले हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री, जो हमारा सेकंड पार्ट रह गया है, तो उसको कवर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम विजन आईएएस की टेस्ट सॉल्व करेंगे, जो कि हम विजन आईएएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो उसी के सिलेबस के अनुसार हम जा रहे हैं। पहले हम सिलेबस देखते हैं, बाद में टेस्ट हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे 5 जनवरी 2025 को हम एक टेस्ट सॉल्व करेंगे, 5 जनवरी को। और इसका मतलब है मैं 4 जनवरी के इवनिंग में आपको टेलीग्राम चैनल पे ये टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। देखो, रिलीजियसली फॉलो करो। सब्जेक्ट वाइज अगर टेस्ट आप सॉल्व करोगे तो आपके जो सिली मिस्टेक है वो होंगी नहीं। आपके सब्जेक्ट को दोबारा से रिवीजन मिलेगा। प्रॉपर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ऐसे लगेगा क्वेश्चन देख के आपने पढ़ा है, लेकिन अगर रिवीजन नहीं होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो रिवीजन करते रहिए बार बार। और तो चलो अब देखते हैं। पहले हम सिलेबस देखेंगे, पहले हम सोर्स देखेंगे कहाँ से पढ़ना है, और बाद में अगर आप कोई पढ़ रहे हो ना तो अपना रखना, किसी एक ही सोर्स फॉलो करना, ज्यादा नहीं फॉलो करना है। यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा की है, ये फॉलो कर सकते हो आप। न्यू एनसीईआरटी तो देखो, देखना ही देखना है इसको, कोई दूसरा सोर्स नहीं है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 न्यू वाली है और ये ओल्ड वाली है। तो बिपिन चंद्रा वाली भी आप फॉलो कर सकते हो, न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये बिपिन चंद्रा की बुक है, यहाँ से पढ़ सकते हो। या ये क्विक रिवीजन मॉड्यूल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये विजन आईएएस का मटेरियल है, तो आप देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, जो कि मैं खुद पढ़ती हूँ इसको, और ये एनसीईआरटी में फॉलो करती हूँ। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय इनका है। मैंने कभी नहीं देखा इसको, आप देखना अपने अकॉर्डिंग। बीएल ग्रोवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ग्रोवर का भी काफी लोग पढ़ते हैं, तो आप देख लेना। बाकी मैंने आपको बताया कि मैं ये वाला स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी फॉलो करती हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप पढ़ रहे हैं उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। और यहाँ पे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, ये मैगजीन है, योजना कुरुक्षेत्र, ये पीआईबी की साइट है, जो कि आप वहां से फॉलो कर सकते हो। ऑथेंटिक सोर्स है ये टीओआई लाइवमेंट, इनके कुछ आर्टिकल मैं खुद भी पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ सकते हो। मैगजीन्स लाइक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, फ्रंट लाइन, इंडिया टुडे, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो ये हो गए सोर्सेस। तो अब देखेंगे हम कि फेज, मॉडर्न फेज में हमने यहाँ तक देखा था, 1904 तक देखा था, 1857 से लेके, और जो चार्टर्ड एक्ट जो थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब हमने इसमें देखे थे पहले फेज में। सेकंड फेज अब यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे आते हैं एक्सट्रीमिस्ट, इसको एक्सट्रीमिस्ट फेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ थीम दे रखी है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ पे देखो, फ्रीडम स्ट्रगल एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 टू 1917 तक। फिर इमरजेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड लीडर्स, इमरजेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड लीडर्स, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर का इमरजेंस हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, मोरले मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 को। स्वदेशी मूवमेंट हुई थी 1905 को। होम रूल जो आया था 1916 को, होम रूल मूवमेंट ये चली थी। तो यहाँ पे देखो, द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड न्यू नेशनलिज्म। ठीक है, द फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे कि वीडी सावरकर ने अपनी क्या नाम था उसका, अनुशीलन समिति जो है, तो वो स्टार्ट हुई थी यहाँ पे। अब देखो तो 1901 को। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द स्वदेशी मूवमेंट, अभी मैंने यहाँ पे बताया। सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 को। द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि हुई थी 1906 को। आपको डेट पता होगी, मतलब क्रोनोलॉजी पता है तो इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो और एक बात आपको बतानी है, कि जो मैं यूट्यूब पे जो क्यूज होती हैं,
तो वहां पे मैं क्वेश्चंस देती हूँ आपको, वो मोस्टली पीवाईक्यू होते हैं, तो आप प्लीज सॉल्व करते रहिए। इससे आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके पीवाईक्यू साइड बाय साइड कवर हो जाएंगे। और यही सिर्फ नहीं देखना है कि आंसर आता है कि नहीं, मैंने पहले भी बोला है पीवाईक्यू अगर कुछ थीम देखो, जैसे कि कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो कि एमपीएससी से था, एमपीएससी के जो 2024 की प्रीलिम्स थी, उसी का क्वेश्चन था कि 1907 को जैसे स्प्लिट हुआ तो किसने वो स्टेटमेंट कही थी कि ये स्प्लिट जो है वो हमारी विक्ट्री है, इस तरह से किसने बोला था ये। तो वहां पे ऑप्शन थे लोकमान्य तिलक, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मोरले और कर्जन थे। तो आपको तो पता है कर्जन का ड्यूरेशन जो है, कर्जन का जो कर्जन सॉरी जो भी है, कर्जन का ड्यूरेशन आप देखोगे 1900 से लेके 1905 तक ही ड्यूरेशन था। तो कर्जन तो कह ही नहीं सकते, लोकमान्य तिलक क्यों कहेंगे कि स्प्लिट हुआ बहुत अच्छा हुआ, ऐसे थोड़ी कहेंगे लोकमान्य तिलक। तो ये बात है। मोरले और मिंटो में आपको कंफ्यूजन हो जाए तो वो मिंटो ने कहा था। तो ये आपको, आप अगर पढ़ोगे रिवाइज करोगे क्रोनोलॉजी पता होगी ना, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होती है। और वो आपको सॉल्व करने हैं, जो भी मैं क्विज आपको देती हूँ उसको सॉल्व करना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे भी मैं आपको एक पीवाईक्यू डेली शेयर करती हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड। आजकल बाद में हम इकोनॉमिक्स पे करेंगे, तो उसको क्या है आप वहां पे डिस्कस करोगे ना, तो एक तो आपको बेनिफिट होगा और वो लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है, साथ ही साथ अदर लोगों को भी बेनिफिट हो जाता है। तो वहां पे स्टेटमेंट वाइज हमें डिस्कशन करना होता है। तो चलो यही बताना था। और इसके ऊपर जो भी मैं क्वेश्चंस दूँ मेंस के, वो आप सॉल्व करते रहिए साइड बाय साइड। और हमारा बहुत कुछ चल रहा है आजकल, एथिक्स चल रहा है, मैं तो रिवीजन कर रही हूँ एथिक्स को, आप लोग जो नए हैं उनको लिए तो पढ़ना है। 31 जनवरी को हमारा एथिक्स खत्म हो जाएगा, साथ में सीसैट भी देख रहे हैं हम। सीसैट में 1 जनवरी से क्वेश्चन अपलोड करना शुरू कर दूंगी सीसैट के। फिर हम साथ में आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, क्विज सॉल्व कर रहे हैं, और साथ में जो हमारा जीएस चल रहा है, और अगर कोई ऑप्शनल कर रहा है तो वो अलग बात है, बट साथ में जीएस, इतने तो सब्जेक्ट चल ही रहे हैं और चलने ही चाहिए फिलहाल तो। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया। जितने लोग सीरियस है उनके लिए ही ये सब मेरा कहा हुआ है, जो सीरियस नहीं उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, अगर कुछ अच्छा नहीं कहा जाता तो बुरा भी नहीं कहना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम देख रहे थे सूरत स्प्लिट, द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आगा खान जी ने फाउंड किया था। द मोरले मिंटो रिफॉर्म और द इंडियन काउंसिल एक्ट भी आया था। ये काउंसिल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या कहा गया था ये डिटेल में, इसको स्किप ही नहीं किया जा सकता। या तो आप इसको रट्टा ही मार लो, याद ही रख करना होगा आपको। ये जो एक्ट्स होते हैं काउंसिल एक्ट, जैसे कि अभी ये नॉट हो गया, फिर 1919 का हो गया, फिर 1935 का हो गया, फिर 1947 का हो गया। तो ये आपको ना याद ही करना है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ पे दिल्ली दरबार एंड द एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, और यहीं पे जो है हमारी कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी कोलकाता से लेके दिल्ली। ठीक है, और फिर द लखनऊ पैक्ट, यहाँ पे 1915 को यहाँ पे गांधी जी का अराइवल हुआ था 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का अराइवल हुआ था। गांधी जी इंडिया में आ चुके थे। और फिर यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जो है उन्होंने अपनी महासभा इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, इतना याद रखो, बहुत है। महामाना उसको मदन मोहन मालवीय को गांधी जी ने ही उपाधि दी थी। एंड दी होम रूल मूवमेंट जिसको तिलक ने स्टार्ट किया था, तो जो अप्रैल में थी वो तिलक ने शुरुआत की थी, और सितंबर या अक्टूबर के आसपास एनी बेजेंट जी की। तो आप याद रख लेना, ये जो तिलक ने होम रूल मूवमेंट की थी वो पुणे मुंबई से मतलब बॉम्बे से ही कन्फाइन थी।
लिमिटेड थी बॉम्बे तक ही, लेकिन जो एनी बेजेंट थी उनकी जो थी वो पैन इंडिया हो गई थी होम रूल मूवमेंट। तो ये डिफरेंस आप यहाँ पे याद रख लेना। अगर ऐसे बोला जाए तो कि होम रूल मूवमेंट जो होम रूल जो है, जो मूवमेंट है, वो पहले किसने किया, तिलक या एनी बेजेंट ने, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले तिलक ने स्टार्ट किया, फिर एनी बेजेंट जी ने किया था। और एनी बेजेंट जी का था वो पैन इंडिया थी, और तिलक की थी वो सिर्फ बॉम्बे प्रांत तक ही थी, सीमित थी बॉम्बे तक ही। यहाँ पे मोंटेगो डिक्लेरेशन आया था 1917 को। ये डिक्लेरेशन क्या है देखना है। मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिगिनिंग ऑफ द गांधीयन ईरा, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था गांधीयन ईरा। फिर खिलाफत मूवमेंट आई थी। यहाँ पे आपको पता है ना, जालियनवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो ये आपको पता होना है किसके चक्कर में ये चल रहा था, जो हत्याकांड हुआ था, क्योंकि इन्होंने रौलट एक्ट लाया था। इसको वो अपोज कर रहे थे, और इसके लिए वहां पे जालियनवाला बाग में ये लोग इकट्ठा हुए थे। और इनके कौन कौन लीडर थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट किस लिए चल रही थी, जो टर्की के जो सुल्तान थे उनको वैसे ही रखना चाहिए, उनको वहां पे अनेक्स नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये खिलाफत मूवमेंट चल रही थी। नॉन खलीफा, टर्की का खलीफा, हाँ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी, क्यों बंद हो गई, चोरा चोरी इंसिडेंट क्यों हुआ था, तो ये डिटेल में याद रखना है। द स्वराज पार्टी किसने स्टार्ट की थी, एम एन रॉय ने नहीं की थी, वो तो उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी थी उनकी। तो ये स्वराज पार्टी किसने स्टार्ट की है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। द लेफ्ट मूवमेंट, द सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड टेररिस्ट, यहाँ पे आपको HRA, ये भी 1924 में स्टार्ट हो चुकी थी। और काकोरी रॉबेरी, काकोरी रॉबेरी जो है वो हुई थी 1925 को। तो उसमें कौन थे, बिस्मिल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाकुल्ला खान, ये वो मेन लीडर थे यहाँ पे। तो ये इसको ये टेररिस्ट बोलते थे ब्रिटिश, लेकिन हम उनको रिवॉल्यूशनरी बोलते हैं। ठीक है, एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन हुआ था 1928-29, यहाँ पे लाला लाजपत राय जो है उनकी डेथ हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। नेहरू रिपोर्ट आया था, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा था। वो आगे चले गए, हाँ। और जो 14 पॉइंट जिन्ना के 14 पॉइंट्स क्या थे उसके बारे में, लाहौर सेशन, इसके यहाँ पे हेड कौन थे, मतलब प्रिसाइड किसने किया था, ये देखना है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 को स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल तो वो भी शुरू हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर दांडी मार्च, ये क्लियरली आपको इसके बारे में आइडिया होनी चाहिए, लीडर्स और सब। एक तो डेट आपको पता होनी चाहिए, इससे क्रोनोलॉजी पता चलती है। फिर आपको लीडर्स पता होने चाहिए, एजेंडा क्या था ये पता होना चाहिए, और आउटकम निकल के क्या आया ये भी आपको क्लियरली इस तरह से पढ़ना है। तो ये मैंने बोला ना, इधर का थोड़ा सा ऐसे ही इन्होंने फेज दिया हुआ है, तो हम नीचे डिटेल में देख रहे हैं। यहाँ पे नीचे दिए रहे, ये गांधी इरविन या आयरविन भी बोलते हैं लोग इसको, पैक्ट 1931 क्यों हुआ था और क्या क्या इसमें था ये भी। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था और किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन से लीडर्स। ठीक है, जो आम्बेडकर जी है उन्होंने तीनों भी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट में नहीं था, सेकंड में किया था, थर्ड में नहीं किया। सेकंड फेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे, तो इसमें भी लीडर्स और ये सब आपको
डिटेल में पता करना है, मतलब पढ़ना ही है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इनकी डेट एक्चुअली में कब हुए थे ये भी अच्छे से याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत सारी चीजें इससे निकल के आई है। आजकल का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आजकल का नहीं, जो अभी प्रेजेंटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी हमने काफी चीजें इससे ली है, तो डिटेल में पता होना चाहिए। प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंस, ये तो हम आपको करना ही करना है, पॉलिटी में भी करना है, यहाँ पे भी करना है। अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1934, यहाँ पे इलेक्शन हुए थे। और स्ट्रगल इन द प्रिंसली स्टेट, दी प्रजा मंडल, तो ये सब आपको स्पेक्ट्रम से ही मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम से भी कवर करोगे तो हो जाएगा। कम्युनलिज्म, ये टर्म आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट phases and forms of communalism in British India। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? 1939 को। तो वर्ल्ड वॉर एंड नेशनल मूवमेंट्स भी साथ में चल रही थी। यहाँ पे आप अगस्त ऑफर देख सकते हो, यहाँ पे अगस्त में ऑफर दिया था। यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की ही बात की थी। इंडिविजुअल सत्याग्रह, चलो दिल्ली वाला नारा। तो क्रिप्स प्रपोजल आया था 1940 में, उसमें क्या बताया गया, क्यों रिजेक्ट किया, क्या मुस्लिम ने भी उसको रिजेक्ट किया था या एक्सेप्ट किया था, तो ये सब चीजें आती है उसके अंदर। क्विट इंडिया मूवमेंट 1940, देखो इसमें ना आपको डेट पता होना चाहिए कि इसमें से कौन से पहले आया, ये पहले स्टार्ट हुआ। ये तो क्विट इंडिया जो है इसको अगस्त क्रांति भी बोला जाता है, ये अगस्त में आई थी। आई थिंक क्रिप्स वाला ना फेब या मार्च के बीच में आया था, तो ये पहले आया था, ये बाद में आया था। सुभाष बोस जो है और इनकी इंडियन नेशनल आर्मी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर क्वेश्चन देखो ना, ये यूपीएससी जो है 19 एक्ट से, मतलब 1909 के एक्ट से लेके 1947 तक, ये जो ड्यूरेशन है ना, आजकल का ट्रेंड अगर देखा जाए ना यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो यहीं से क्वेश्चंस निकल गया। तो ये ड्यूरेशन, इसकी आपको क्रोनोलॉजी अच्छे से पता होना चाहिए। एक फैक्ट्स भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो आपके यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं उसके मार्क्स आपको पक्के मिलेंगे। तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया था 1944 में। देसाई लैकत प्लान जो आया था 1945 में आया था। यहाँ पे एक वेबल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, यहीं पे हुई थी। फिर अब देखते हैं यहाँ पे जनरल इलेक्शन इन इंडिया 1945 में जनरल इलेक्शन हुए थे। इसमें कौन कितने सीट मिले थे क्या नहीं, ये आपको पॉलिटी में भी दिखेगा, यहाँ पे भी है। फिर नेवल म्यूटिनी हुई थी 1947 में 46 में, तो ये क्या है इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। और फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपको ना पॉलिटी में भी दिखेगा। एटलीस्ट डिक्लेरेशन क्या था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और पार्टीशन। और लास्ट में यहाँ पे मिसलेनियस चीजें हैं, कुछ अदर चीजें भी आती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, वर्किंग क्लास मूवमेंट, दलित मूवमेंट्स। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट 1 तो क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए इनको भी अच्छे से करेंगे। वुमेन मूवमेंट्स, रोल ऑफ प्रेस एंड पब्लिकेशन, रोल ऑफ बिजनेस ग्रुप्स, फॉरेन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये मिसलेनियस रिफॉर्म्स एक्ट, कमिटीज, कांग्रेस सेशन इंपॉर्टेंट है, और गवर्नर जनरल और वाइस रॉय। तो इनकी तो हमें टाइमलाइन पता ही करेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिटेल में देखा, एक थोड़ा बहुत प्लान, मतलब देखो जब हमारे सामने सिलेबस होता है ना, अच्छे से क्या क्या पढ़ना है तो हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसमें से कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ना है। आजकल मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25 में भी इतने ही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन आए, पहले भी बहुत आते थे क्वेश्चन, अभी अभी थोड़ा सा ट्रेंड कम हुआ है, हो सकता है। लेकिन 25 में 4 या 5 क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए। लेकिन हम तो पॉसिबिलिटी यही लेके चलेंगे, 4-5 क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे फिर, या हो सकता है कि 6-8 क्वेश्चन आ जाए, ऐसे भी हो सकता है ना। वी कैन प्रेडिक्ट यूपीएससी, तो हमें
ये मान के चलना है और हमें पढ़ना है अच्छे से। कोई भी सब्जेक्ट हमें स्किप नहीं करना है। मैंने पहले भी बोला है, कोर सब्जेक्ट तो आपको पता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। तो ये तो कोर सब्जेक्ट आते हैं। बाकी जो हमारे एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न है, इनको भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आपको एंशियंट से पता है, टर्म्स पूछे जाते हैं तो उनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनकी इकोनॉमी कैसे होती है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो चलो, अब हमारा हो गया डिस्कशन, तो अब देखते हैं कि साथ में करंट अफेयर्स कौन से पढ़ने हैं। हम बहुत पीछे आ गए ना, एक मिनट। तो यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो ये जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर्स आप यहाँ पे कवर कर देना। आज है 30 दिसंबर, तो आपके पास लगभग 6 दिन है। 6 दिन में ये भी पढ़ना है आपको, करंट अफेयर्स भी कवर करने हैं। फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, प्लीज कवर करते रहिए, ठीक है। तो मुझे तो इतना ही बताना था। आप के ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह से पढ़ रहे हो। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करनी है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।